कुछ पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया गया है वो उनके एक्सपेक्टेशन पर खड़ी ही नहीं उतर रही है। और सबसे शॉकिंग बात पता है कि 90% पेरेंट्स काउंसलर से सिर्फ 4 सवाल पूछते हैं। फ़ी कितना है, हॉस्टल कैसा है, वीज़ा कैसे लगेगा और एडमिशन कैसे होगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स होते हैं वो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपका बेटा या बेटी रसिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल या किसी भी फॉरेन कंट्री में MBBS करने जा रहे हैं तो वीडियो एडमिशन लेने से पहले देखना बहुत ज़रूरी है। मैं गारंटी नहीं दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा इस वीडियो के बाद कोई भी काउंसलर आपको आसानी से कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। सोचिए पेरेंट्स पूरी लाइफ की सेविंग लगा देते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, अपना सोना तक बेच देते हैं, और अगर गलत यूनिवर्सिटी चूज हो गई तो नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं, बच्चे के 6 साल का भी हो सकता है। तो डोंट आस्क कि फ़ी कितनी है, आस्क हॉस्पिटल का पेशेंट लोड कितना है। आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो शायद बहुत कम पेरेंट्स पूछते हैं, जैसे कैडेवर कितना है, बेड कैपेसिटी, पेशेंट लोड, क्लिनिकल एक्सपोजर, FMG नेक्स्ट प्रिपरेशन, हिडन चार्ज क्या है, रिफंड पॉलिसी, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, इंटर्नशिप, इंडियन स्टूडेंट, फैकल्टी, हॉस्टल रियलिटी, सेफ्टी, डिग्री वैलिडिटी। और लास्ट के 10 क्वेश्चन वो हर काउंसलर की असली नॉलेज एक्सपोज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप MBBS अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे रसिया हो, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, नेपाल, बांग्लादेश या कोई फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सिर्फ रसिया के लिए नहीं, हर अब्रॉड MBBS यूनिवर्सिटी के लिए एक कंप्लीट पेरेंट चेकलिस्ट है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो बिल्कुल मत स्किप करिए। अगला सेक्शन वो है जो बहुत से कंसल्टेंट खुद से डिस्कस नहीं करते हैं। वीडियो के लास्ट में 10 ऐसे क्वेश्चन शेयर करूंगा जिनका जवाब अगर काउंसलर कॉन्फिडेंटली नहीं दे पाया तो आपको डिसीजन लेने से पहले 2 बार वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए। आओ यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा बच्चा रसिया ही क्यों जाए, या फिर कोई अब्रॉड ही या कोई भी जगह हम भेजना चाहते तो वहाँ ही क्यों जाए। इंडिया या दूसरे कंट्री से रसिया का क्या एडवांटेज है, क्या आप रसिया रिकमेंड करते हैं या किसी और कंट्री को, और करते हैं तो क्यों करते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम पूछें तो एलिजिबिलिटी, एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, PCB में कितने परसेंटेज चाहिए, नीट कंपलसरी है, अगर नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, नीट स्कोर कितना होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, गैप ईयर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और थर्ड सवाल की बात करें तो एडमिशन का प्रोसेस, फिर एडमिशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताइए, कितना टाइम लगता है और एडमिशन कब स्टार्ट होता है, लास्ट डेट क्या होता है, सीट बुकिंग कैसे होती है, ऑफ़र लेटर क्या होता है, इनविटेशन लेटर क्या होता है और वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। और अगर चौथा सवाल हम पूछना चाहें तो वो हो गया हमारा रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम से। एडमिशन के लिए रसिया में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, या फिर जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कजाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी खुद एग्ज़ाम लेती है या इंटरव्यू होता है या इंग्लिश का टेस्ट होता है या एडमिशन डायरेक्ट है या मेरिट बेस्ड है। ये सारे सवालों के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम नीट में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आने के बाद होते हैं, जैसे कि रसिया में होते हैं और बाकी आप किसी भी स्टेट में लेना चाहते हैं तो वहाँ एग्ज़ाम होते हैं या नहीं होते हैं। ये आपका जनरल क्वेरी होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स पहले नहीं बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, लेकिन बाद में बोलेंगे कि हाँ आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, जो कि अगर अच्छा काउंसलर होगा तो आपको पास करवा देगा। लेकिन पहले आपका ये क्वेरी होना चाहिए ना, आपको पता तो होना चाहिए कि क्या क्या क्वेरी मुझे पूछना है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद पहला सवाल ये है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करते हैं, और सिर्फ यही यूनिवर्सिटी क्यों। जैसे किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने बता दिया तो सिर्फ यही यूनिवर्सिटी क्यों, और दूसरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। फिर टॉप 5 यूनिवर्सिटी बताइए,
जो भी वहाँ का बेस्ट हो, जो भी कंट्री में आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं वहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट है। इंडियन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किस यूनिवर्सिटी में है, सबसे अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसके बाद NMC से अप्रूव्ड है या नहीं है, WHO में लिस्टेड है या नहीं है, WDOMS में लिस्टेड है या नहीं है, ECFMG अप्रूव्ड है या नहीं है, WFME रिकॉग्निशन है या नहीं है, फ्यूचर में अगर इंडिया में आते हैं और ये डिग्री कहीं वैलिड हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारे सवाल हो गए आपके यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद हम पूछेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटी कैसे डिसाइड करें। ये बच्चे के ऊपर है या पेरेंट्स के ऊपर है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी डिसाइड करने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो हर यूनिवर्सिटी कहीं भी आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो सबसे जनरल सवाल होता है कि यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई। जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी होगी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। और गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, इसका रैंकिंग क्या है, कहाँ स्टैंड करता है, QS रैंकिंग क्या है, रिसर्च रैंकिंग क्या है, स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, फैकल्टी का एक्सपीरियंस कैसा है, इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उस कॉलेज में, ठीक है, या यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हम देखते हैं, तो इसके बाद का हमारा सेक्शन है फ़ी स्ट्रक्चर का। तो ये तो सबसे पहला सवाल होगा कि टोटल फ़ी कितनी है, फिर ट्यूशन फ़ी कितनी है, हॉस्टल फ़ी कितना है, इंश्योरेंस का कितना फ़ी लगेगा, मेडिकल चेकअप का कितना फ़ी लगेगा, रजिस्ट्रेशन में कितना अमाउंट लगेगा हमारा, उसके बाद वीज़ा एक्सटेंशन का क्या अमाउंट लगेगा, लाइब्रेरी फ़ी, लैब फ़ी, हिडन चार्ज क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि बहुत सारे जो काउंसलर है वो हिडन चार्ज आपको नहीं बताएंगे, तो आपको हिडन चार्ज पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो ईयर वाइज फ़ी कितना है और इंक्रीमेंट इसमें होगा या नहीं होगा, और वहाँ की करेंसी में देना है, डॉलर में या रूबल में, या फिर किसी भी कंट्री में आप भेज रहे हैं तो वहाँ के कौन से करेंसी में हमें पेमेंट करना है, फ़ी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, उसके बाद स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है। ये सब सवाल हैं फ़ी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि हिडन चार्ज में क्या होता है। हिडन चार्ज में अगर आप काउंसलर से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पूछेंगे आपका कंसल्टेंसी फ़ी क्या है, उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी क्या है कि ये सारे प्रोसेस करने में कितने पैसे लगेंगे, डॉक्यूमेंटेशन फ़ी क्या है, ट्रांसलेशन फ़ी क्या है, एयरपोर्ट से अगर मेरा बच्चा जाता है तो वहाँ का पिकअप चार्ज भी आप लेंगे, सिम कार्ड का चार्ज क्या है, हॉस्टल का सिक्योरिटी अमाउंट कितना है, और अगर पैसे डिपॉजिट किए हैं और अगर हमारा एडमिशन नहीं होता है क्या ये रिफंडेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल का। हॉस्टल का बात करेंगे तो हॉस्टल के कैंपस के बारे में पूछेंगे कि हॉस्टल कहाँ है, कैंपस के अंदर है या नहीं है, सेपरेट बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल है या नहीं है, इंडियन खाना मिलता है या नहीं मिलता है, किचन अवेलेबल है या नहीं है। मान के चलिए खाना अच्छा नहीं लगा तो वहाँ पे बच्चे अगर खुद से चाहें कुछ बनाना तो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, अटैच बाथरूम भी है या नहीं है, और अगर ठंड पड़ने वाली जगह है तो वहाँ पे हीटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लॉन्ड्री सिस्टम है या नहीं, वाईफाई, सिक्योरिटी, CCTV, उसके बाद कर्फ्यू, और रूम शेयरिंग वाला है तो कितने लोग उसमें रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए हॉस्टल से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं खाने की। तो खाने की बात करते हैं 10 पॉइंट हमारा। तो इसमें पूछेंगे हम इंडियन में से अवेलेबल है या नहीं है, वेज फूड मिलता है या नहीं मिलता है, और कोई जैन बच्चा चाहता है तो वहाँ जैन फूड है या नहीं, हलाल फूड। जनरली ये सब तो बच्चे नहीं पूछते हैं, बस बच्चे पूछते हैं इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं है, और सेल्फ कुकिंग है या नहीं है, मंथली फूड कॉस्ट कितना है, एक मंथ में हमारे कितने पैसे लगेंगे खाने पे अगर सेल्फ कुकिंग करते हैं तो भी, और अगर मेस के द्वारा खाते हैं तो भी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारा ये है ना कि लैंग्वेज, ठीक है, हमारा पूरा कोर्स का जो ड्यूरेशन है ना वो कौन से लैंग्वेज में है, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में होगा या इंग्लिश के लैंग्वेज में होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है मान के चलिए तो, क्योंकि अगर आप रिटन एग्रीमेंट नहीं लेते हैं ना तो पता चला कि 3 साल आपके इंग्लिश में करवाएंगे और 2 साल फिर आपके लोकल लैंग्वेज में, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें ये पूछना है ना काउंसलर से या फिर एग्रीमेंट बनाना है कि ये प्योर इंग्लिश में कोर्स होगा या नहीं होगा। वो एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ रहता है, जो आपका इन्विटेशन लेटर आएगा ना उसमें लिखा रहता है। और जो भी लैंग्वेज है जहाँ पे आप गए हुए वो लैंग्वेज कब सिखाते हैं, रशियन हो गया या फिर नेपाली हो गया या फिर जो भी लैंग्वेज है वो वहाँ पे कब से सिखाते हैं।
और कितनी रशियन सीखनी पड़ती है, पेशेंट से कैसे बात करेंगे, ये सारे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसके बाद हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे हमारे, जो है कैडेवर। ठीक है, कैडेवर के बारे में हम बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा कैडेवर का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि कैडेवर अवेलेबल है या नहीं है, कितने कैडेवर हैं, स्टूडेंट कैडेवर रेशियो क्या है, रियल कैडेवर है या वर्चुअल है, और एनाटॉमी प्रैक्टिकल कैसे होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चों का एडमिशन करा लेते हैं और कैडेवर रियल बोल के और वर्चुअल ले देते हैं। तो सबसे पहले आप उस कॉलेज का वीडियो देखिए कि हाँ इसका इंटरनेट पे वीडियो अवेलेबल है नहीं है, कैडेवर के बारे में आपको दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। अगर कैडेवर ही नहीं होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या, वर्चुअल कितना ही एक्सपीरियंस ले लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है ना कि कैडेवर है या नहीं, और कैडेवर और स्टूडेंट रेशियो क्या है। मतलब एक कैडेवर पे अगर 100 स्टूडेंट होंगे या 60 स्टूडेंट होंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो मुश्किल से अगर 15 या 20 का रेशियो होता है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो उसमें ग्रुप बना होता है 4 या 5 लोगों का। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैडेवर वहाँ पे है भी या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं तो क्लिनिकल एक्सपोजर। ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर में हमें पूछना होगा कि हॉस्पिटल कब से स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर से एक्सपोजर क्या मिलेगा, ओपीडी पोस्टिंग कब से होगी, वार्ड पोस्टिंग कब से होगी, आईसीयू, इमरजेंसी, सर्जरी और सर्जरी ऑब्जर्वेशन, डिलीवरी रूम, ओडी एक्सपोजर। ठीक है, जनरली अब क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में पूछते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, और इसके अंदर ये सब आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हॉस्पिटल के बारे में। तो हॉस्पिटल डिटेल्स में पूछना होगा मैं हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी का खुद का है या फिर किसी और से मतलब कोलैबोरेशन किया हुआ है, बेड कैपेसिटी कितनी है हॉस्पिटल की, पेशेंट लोड कैसा है पर डे, उसके बाद ओपीडी कितने हैं, आईसीयू में बेड्स कितने हैं, इमरजेंसी पेशेंट्स का लोड कैसा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या सिर्फ स्पेसिफिक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट है, उसमें टीचिंग हॉस्पिटल अवेलेबल है या नहीं। तो ये सारे जो क्वेश्चन और क्वेरी हो गए आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गए। उसके बाद हमें पूछना होगा कि इंटर्नशिप का क्या प्रोसेस होता है, इंटर्नशिप जिस कंट्री से आप कर रहे हैं वहाँ होगा या फिर इंडिया में आके कर सकते हैं, या फिर इंटर्नशिप कंपलसरी है, इंटर्नशिप पेड होता है, मतलब पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जनरली अब्रॉड से करने पे पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर भी आप अपना पूछ सकते हो क्वेरी आपके जो भी काउंसलर है, क्योंकि बच्चे को 5 साल 6 साल के लिए भेजना है, लगभग 6 साल, और किसी जगह 7 साल का भी है। तो आपको ये सारी क्वेरी पहले ही पूछना पड़ेगा ना, नहीं तो आगे चल के हमें पता चलेगा कि कॉलेज अच्छा नहीं है, बेड पेशेंट लोड नहीं है, कैडेवर नहीं है, तो फिर तो बच्चा फंस जाएगा ना, 6 साल बर्बाद हो जाएगा उसका। उसके बाद हम बात करते हैं इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं एकेडमिक्स के बारे में। एकेडमिक्स में अटेंडेंस कितना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में 100% अटेंडेंस होता है। फिर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, इंटरनल एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है, ओरल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, फेल हुए तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री कैसे दे सकते हैं, रिपीट ईयर में क्या करना होगा, ये सारे सवाल हो गए एकेडमिक्स से रिलेटेड। उसके बाद हम आते हैं फैकल्टी। तो फैकल्टी के बारे में बात करें तो प्रोफेसर एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, इंग्लिश बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, इंडियन टीचर अवेलेबल है या नहीं है, और सबसे मेन बात है कि स्टूडेंट टीचर का रेशियो कैसा है। एक क्लास हो उसमें 100 बच्चे हो तो अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो ये सभी सवाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं MBBS का ड्यूरेशन क्या है। जैसे नेपाल में आप करिएगा तो सेम इंडिया जैसा ड्यूरेशन रहता है, और बाहर में करिएगा तो कहीं 6 साल का होता है टोटल और कहीं 7 साल का होता है। तो टोटल ड्यूरेशन क्या है, इंटर्नशिप इंक्लूडेड है या नहीं है, हॉलीडेज़ कितने होते हैं, और सेमेस्टर सिस्टम क्या है वहाँ का, सेमेस्टर है या ईयरली एग्ज़ाम होता है, ये सब ड्यूरेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं FMG या नेक्स्ट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट उस कॉलेज से जो जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो उसका FMGE पास परसेंटेज क्या है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उस कॉलेज से बच्चा अगर परख निकले तो FMG में पास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और लास्ट 5 ईयर का उसका रिज़ल्ट क्या है, नेक्स्ट का प्रिपरेशन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, नेक्स्ट के लिए कोचिंग देते हैं या नहीं करते हैं, कोचिंग सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इंडियन फैकल्टी हैं भी या नहीं, अगर हमारा कोई क्लास छूट जाता है किसी रीजन से, मेडिकल इशू से ही छूट जाता है तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगते हैं या नहीं लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं NMC के रूल्स के बारे में। ठीक है, तो करंट NMC गाइडलाइन फॉलो करता है या नहीं, जैसे कि आपने सुना होगा कि 54 मंथ प्लस 12 मंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4.5 प्लस 1 ईयर, 4.5 ईयर का आपका कोर्स हो गया, और 1 ईयर का क्या हो गया आपका इंटर्नशिप हो गया, तो वो आपका फॉलो करता है या नहीं करता है। क्लिनिकल्स आवर्स कंप्लीट हैं या नहीं है, इंटर्नशिप इंक्लूड
इंक्लूडेड है या नहीं है, मीडियम इंग्लिश है या नहीं है, डिग्री इंडिया में वैलिड होगा या नहीं होगा। ये आपका हो गया एनएमसी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। और अगर कोई लड़की जा रही है या फिर कोई अब लड़का भी जा रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका ये सेफ्टी का। तो सेफ्टी के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल होगा सिटी सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि जैसा अभी आजकल वार का सिचुएशन चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे रिलेट करके हमें पता करके हमें बच्चों को भेजना होगा कि बॉर्डर के पास तो नहीं है कंट्री, रेसिज्म है या नहीं है, क्राइम है या नहीं, गर्ल्स के लिए सेफ़ है या नहीं, पुलिस सपोर्ट कैसा वहाँ का, इंडियन एम्बेसी कितनी दूर है। तो ये सारे सवाल हो गए आपके सेफ्टी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं वेदर कितनी कोल्ड होती है, क्लॉथ्स कितने एक्सपेंसिव है, स्नो कितनी होती है। ये सारे सवाल आपको मतलब खुद से ही पता करना होगा। मतलब वेदर कैसा है ये तो आप खुद ही गूगल करके पता कर सकते हो कि एवरेज टेम्परेचर कहाँ है जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। लेकिन इसमें कुछ सवाल हैं जो सिर्फ काउंसलर ही आपको बता सकता है, जैसे पेशेंट लोड, कैडेवर, क्लिनिकल एक्सपोजर क्या है, पेशेंट लोड कैसा है, और बच्चे से वही बात करवा सकते हैं। तो ये सारे सवाल आप एक कॉपी पेन लेके नोट करते रहो कि आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या आप पूछ सकते हो। फिर हम बात करते हैं वीज़ा। ठीक है, वीज़ा कौन बनवाएगा, कितने दिन लगते हैं, वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो क्या करेंगे, रिन्यूअल कैसे होता है। अब बार बार तो बच्चा आ नहीं सकता ना, तो उसके लिए पूछना पड़ेगा कि रिन्यूअल कैसे होता है। और बहुत पेरेंट्स क्या होते हैं 3-4 सवाल पूछते हैं और बस डन करके बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, और बाद में पता उन्हें चलता है कि यार अब क्या करूँ। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप ये वीडियो पूरा देखो और समझो कि हाँ मतलब क्या क्या सवाल आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं ट्रेवल। ठीक है, इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट है या नहीं है, एयरपोर्ट से पिकअप अवेलेबल होगा या नहीं होगा, पेरेंट्स विजिट कर सकते हैं कॉलेज में या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी क्वेरी हो गए ट्रेवल से रिलेटेड। अब बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। तो क्या इंश्योरेंस कंपलसरी है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा, इमरजेंसी अगर कुछ होता है किसी भी रीज़न से तो क्या वो इंश्योरेंस इसको भी कवर करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जा रहा है ना, लगभग 6 साल। अगर मिडिल क्लास आदमी है तो वो फिर बच्चा 6 साल के बाद ही अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हुआ तो ये सब आपको पूछना पड़ेगा ना। मेडिकल इंश्योरेंस के अगर पैसे भर रहे हैं आप लोग तो ये सब सवाल कंपलसरी है कि हाँ आप कम से कम एटलीस्ट पूछ लो कि हाँ सपोर्ट कैसा है, इंश्योरेंस अगर हम करवा रहे हैं तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फ्री है या फिर उसके बाद भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। चलिए हम आगे आते हैं अब स्टूडेंट सपोर्ट के बारे में। तो इंडियन कोऑर्डिनेटर है या नहीं है, अगर आप कुछ समझना चाहते हो तो इंडियन लोग वहाँ पे है या नहीं जो आपको समझा पाए, हिंदी स्पीकिंग स्टाफ है या नहीं है, 24/7 सपोर्ट है या नहीं, पेरेंट्स को अपडेट कैसे मिलेगा, ये सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओरिजिनल या फ़ोटोकॉपी लगेंगे, एपोस्टाइल क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है, ये सब आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, अब प्लेसमेंट और कैरियर का बात हम करते हैं। अगर तो MBBS के बाद क्या ऑप्शन है, इंडिया या रसिया, USA, UK, जर्मनी, PG कैसे करेंगे, ये सारे हो गया प्लेसमेंट और कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर फाइनेंशियल क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा, EMI का प्रोसेस क्या होगा, फॉरेक्स कार्ड कैसे बनेगा, करेंसी एक्सचेंज कैसे होगा, ये सारे सवाल हो गए आपके। और पेरेंट्स क्या करते हैं 3-4 सवाल पूछते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये अच्छे से समझा पाया है तो हाँ बस डन कर दो। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ बस यही है कि मेरा भी एडमिशन करवाना है तो मैंने खुद से रिसर्च किया है, तो क्या क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हो काउंसलर से, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और किसी को पता ही नहीं है ना कि ये सब सवाल होते भी हैं। अब चलिए अब आगे बात करते हैं डेली लाइफ के बारे में। तो डेली लाइफ का बात करते हैं तो मंथली एक्सपेंस कितना है, ट्रांसपोर्ट का खर्च क्या आएगा, इंटरनेट का सुविधा क्या होगा, वाईफाई से होगा या फिर हमें सिम लेना पड़ेगा, उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा हमें, मोबाइल रिचार्ज कैसे होगा, पार्ट टाइम जॉब अलाउड है या नहीं, क्योंकि सारे बच्चे तो भाई पैसे वाले तो नहीं होते। बहुत बच्चे जो मिडिल क्लास होते हैं, पेरेंट्स अपना ज़मीन बेच के या फिर लोन लेके बेचते हैं, तो बच्चे अपना एक्सपेंस तो नहीं मांग सकते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब अलाउड है या नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन पेरेंट्स के लिए कि अगर बच्चा बीमार हुआ तो इमरजेंसी में कौन देखेगा, पेरेंट्स को कैसे कांटेक्ट करेगा, तो यूनिवर्सिटी गार्जियन प्रोवाइड करती है या नहीं करती है। ये हो गए टोटल 31 क्वेश्चंस जो आप अपने काउंसलर से पूछ सकते हो। अब हम कंसल्टेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अगर फेक कंसल्टेंट है तो उसको कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत कम पेरेंट्स पूछते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं से कंसल्टेंट की क्रेडिबिलिटी पता चलती है।
तो पहला सवाल हमारा ये है, क्या आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं? मतलब क्या उस कॉलेज से आपका लिंकअप है? ऑथराइजेशन लेटर क्या वो दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं? यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ईमेल से बात करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं? क्या एडमिशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल से होगा? ऑफ़र लेटर वेरीफाई कैसे करेंगे? क्या पेमेंट यूनिवर्सिटी अकाउंट में होगा या आपके अकाउंट में? ये सबसे हाईलाइटेड सवाल है ना कि यूनिवर्सिटी अकाउंट में आपका पेमेंट ले रहे हैं या खुद के अकाउंट में, ये आपको ज़रूर पूछना चाहिए। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो रिफ़ंड का क्या पॉलिसी है? रिफ़ंड क्या रिटर्न में देंगे अगर एडमिशन नहीं करा पाते हैं तो? क्या मैं किसी यूनिवर्सिटी के किसी करंट इंडियन स्टूडेंट से बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्या आप एलुमनी का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? जो भी कॉलेज के एलुमनी हैं आप उससे बात करा सकते हैं या नहीं? हॉस्पिटल विजिट की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रिसेंट की हैं या नहीं, ये आप पूछ सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर का क्या प्रूफ है? कैडेवर लैब का एटलीस्ट वीडियो दिखा दीजिए। हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी और पेशेंट लोड का ऑफिशियल सोर्स क्या है? एफएमजी या नेक्स्ट 5% का ऑफिशियल डाटा दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? क्या आप हर फी रिटर्न का मतलब जितना भी फ़ी लग रहा है ना हमारा हिडन चार्ज या जो भी है उसका रिटर्न ब्रेकअप करके देंगे या नहीं? उसके बाद एग्रीमेंट साइन होगा या नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद किसी हिडन चार्ज की रिटर्न गारंटी देंगे या नहीं देंगे? अब इंटरव्यू के एंड में मतलब एंड में 10 फाइनल क्वेश्चन है। आप एंड में ये 10 सवाल पूछ सकते हैं काउंसलर से कि अगर ये आपका खुद का बेटा होता तो किस यूनिवर्सिटी में भेजते और भेजते तो क्यों भेजते, और ये उस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कमी क्या है? अगर बजट हमारा ज़्यादा हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें और कम हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें? सबसे अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा कैडेवर किस यूनिवर्सिटी में है? सबसे अच्छा हॉस्पिटल किस यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है? एफएमजी या नेक्स्ट के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? आप मुझे लिख कर दे सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी करंट एनएमसी रूल के हिसाब से कंप्लेंट है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप ये पूरा वीडियो देख के एक क्या बोलते हैं, पूरा वीडियो देख के आप पता कर सकते हो ना कि हमें काउंसलर को कैसे वेरीफाई करना है, कैसे पता चलेगा कि काउंसलर सही है नहीं है, ठीक है? और इसी चैनल पे आपको एफएमजी और नेक्स्ट के बारे में भी वीडियो मिल जाएगा कि एफएमजी और नेक्स्ट क्या होता है, कैसे एफएमजी का एग्ज़ाम होता है और नेक्स्ट का एग्ज़ाम कैसे होता है। ये आप वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे सर्च कर सकते हो, आपको ये वीडियो शो हो जाएगा एफएमजी और नेक्स्ट से रिलेटेड। इस वीडियो को सिर्फ सेव मत करिए, इससे अपने पेरेंट्स, रिलेटिव या उससे स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो MBBS अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि ये एक वीडियो किसी का गलत डिसीजन लेने से बचा दे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रसिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी का कैडेवर, क्लिनिकल एक्सपोजर, हॉस्पिटल, पेशेंट लोड, हॉस्टल फ़ी और NMC कॉम्प्लायंस के बेसिक डिटेल कंपैरिजन करूँ तो कमेंट में लिखिए।